नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 ऑफ सब्जेक्ट जियोग्राफी। आइए दोस्तों, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ग्लोब क्या होता है और लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है और क्या बेनिफिट्स होते हैं। उससे पहले हमने पढ़े थे यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में, और पृथ्वी की क्या पोजीशन है यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में, वो सब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। आइए, हमने लैटिट्यूड पढ़ लिए, हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ लिए। अब नंबर आता है अपनी पृथ्वी की गति को समझने का। द मोशंस ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी की गतियाँ किस दिशा में, किस टाइम पे, किस गति को करने से क्या होता है, वो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए, एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे कि आप सब जानते हो, और अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाएंगे कि 2 तरह की गति होती हैं, जिनका नाम होता है, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। याद रखना दोस्तों, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन मतलब होता है घूर्णन, रोटेशन मतलब होता है घूर्णन। घूर्णन का मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना। मान लो आप एक जगह खड़े हैं और अपने चारों ओर घूमें, उसको कहते हैं घूर्णन। ध्यान रखना, आप एक जगह खड़े हुए हैं और अपने चारों ओर घूम रहे हैं, उसको कहते हैं घूर्णन। सेकंड, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। परिक्रमण को आप समझ सकते हो, परिक्रमा। आप लोग मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाकर एक मूर्ति के चारों ओर घूमते हो, उस घूमने को कहते हैं परिक्रमा। आप परिक्रमा करते हो, तो जो पृथ्वी का रिवॉल्यूशन है उसको परिक्रमण कहते हैं। और परिक्रमण कब होता है? जब यह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। उस सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने को हम लोग परिक्रमण या रिवॉल्यूशन कहते हैं। याद रखना। सो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन अपनी ही जगह पर चारों तरफ घूमना, उसको कहते हैं घूर्णन, रोटेशन। और द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और जो चलन है पृथ्वी का सूरज के चारों ओर एक स्पेसिफिक रास्ते पर या एक निश्चित कक्ष पर, ऑर्बिट कक्ष, निश्चित कक्ष पर, उस मूवमेंट को, उस मोशन को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। ठीक है दोस्तों। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। ये बॉक्स मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, उसका मतलब है 1.5। ये मिसप्रिंट होकर बॉक्स रह गया है, वरना यहाँ पे 66 1/2 डिग्री, इतना डिग्री का एंगल बनाती है अपने ऑर्बिटल प्लेन में, कक्षीय स्तर पर। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। और जो प्लेन इस ऑर्बिट में, इस कक्ष में बनाया जाता है, उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। जो सूरज है वह पृथ्वी को रोशनी देता है। इसका मतलब पृथ्वी कहाँ से रोशनी लेती है? सूरज से। ड्यू टू स्फेरिकल शेप, अंडा इसका स्फेयर शेप, गोलाकार होने के कारण, आपको पता है पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, यह एक्सिस जो इसके पोल हैं वहाँ से चपटी है और बीच से थोड़ी उठी हुई है। तो इसकी गोलाकार आकृति के कारण सिर्फ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। एक समय में एक ही साइड पर सिर्फ आधी ही बोल पर, आधी पृथ्वी पर सूरज का प्रकाश पड़ता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। तो वह हिस्सा जो सूरज की तरफ होता है उसमें उस समय दिन होता है, और जो उसके दूसरी तरफ वाला हिस्सा होता है उसमें रात होती है। द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे
फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। वह व्रत जो बांटता है दिन और रात को, जो बांटता है पृथ्वी को दिन और रात में, उस सर्किल को, उस व्रत को हम कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। आइए दिखाते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पर दो चीज़ बता रहा हूँ आपको। एक तो हमने पढ़ा ऑर्बिटल प्लेन 66.5 डिग्री, तो वो देखिए आप दोस्तों 3.1 फिगर में। ये देखिए ये आपकी बिल्कुल सीधी जब पृथ्वी होती तब, लेकिन हमने कल देखा था कि वह थोड़ी झुकी हुई होती है। तो अगर सीधी होगी तो ये होगा आपका ऑर्बिटल प्लेन। क्या होगा दोस्तों? ऑर्बिटल प्लेन। लेकिन थोड़ी झुकी हुई होती है तो ये इसकी स्थिति होती है, और जब ये स्थिति होती है तो प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ये प्लेन और इसके बीच में जो एंगल होता है ये 66.5 डिग्री का एंगल होता है। याद रखना दोस्तों। आइए अब बताते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, ये आपकी पृथ्वी है, ओके, दिस इज योर अर्थ, और ये इंक्लाइंड है। लेकिन जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, जो आपका परदीप्ति व्रत होता है, हिंदी में इल्यूमिनेशन को कहते हैं परदीप्ति। तो जो परदीप्ति व्रत होता है आपका, ये आपकी इस पृथ्वी को, जिसमें कि बांटता है किस में, प्रकाश वाले में, दिन वाले हिस्से में और रात वाले हिस्से में। अब ये सूरज यहाँ पर है, ये आपकी पृथ्वी ऐसे है, ठीक है, कैसे है, ऐसे ही इंक्लाइंड। देखना ध्यान से कैसे है दोस्तों, इंक्लाइंड, ये वाली लाइन, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो इसके इस हिस्से पर रोशनी पड़ रही है, जब इस पर रोशनी है तो ये वाला हिस्सा दिन वाला होगा, इसमें दिन होगा, और जो इसके बैक साइड में है इसमें रात होगी। ध्यान रखना। और जो दिन और रात के हिस्से को बांटता है बीच में से, उसको कहते हैं आप लोग क्या, उसको कहते हैं इल्यूमिनेशन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। What would happen, उससे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं इल्यूमिनेशन के बाद का, कि this circle does not coincide with the axis as you see in the figure। हमने फिगर में देखा कि जो ये सर्किल है ये एक्सिस से नहीं मिलता है। The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। और हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी दूरी का या अपनी एक्सिस पर, अपनी एक्स पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। द पीरियड ऑफ रोटेशन, जो यह समय काल है, इस घूर्णन का, इसको हम कहते हैं अर्थ डे, एक पृथ्वी का दिन। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। दैनिक गति मतलब रोज की गति है। यह रोज 24 घंटे में अपने अक्ष पर चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है दोस्तों, आइए what would happen if the earth did not rotate। क्या होगा अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेंगी, घूर्णन नहीं करेगी, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आधे हिस्से पर तो हमेशा धूप रहेगी, सूरज का प्रकाश पड़ता रहेगा, और आधे हिस्से पर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा, छाव रहेगी, वहाँ पे कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी। एक चीज़, जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ेगी वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा क्योंकि लगातार प्रकाश पड़ता है, और जिस हिस्से पर नहीं पड़ेगी वह ठंडा होता जाएगा और वह जम जाएगा। इसका मतलब दोनों ही कारणों में उस हिस्से पर या इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए अगर जीवन पृथ्वी पर संभव करना है तो उस पर रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, डू यू नो, अब इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं हम। क्या जानेंगे? हम जानेंगे
दिस सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ, क्या जानेंगे, दूसरी गति हमारी पृथ्वी की, अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, दूसरी गति है जब हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है अपने कक्ष में, अपने कक्ष में या अपने कक्ष में। मान लो ये सूरज है, इसके चारों ओर घूमना है तो ये इसका कक्ष है, इस कक्ष में घूमती है पृथ्वी, उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स परिक्रमण। इट टेक्स 365.5 डेज, क्या लिखा है, इट टेक्स 365 1/4 डेज, कितना, 1/4 डेज, मतलब कि एक दिन का चौथाई हिस्सा कितना होता है, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे का चौथाई हिस्सा कितना होगा, 6 घंटे। मतलब कि पृथ्वी को एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, सूरज के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। याद रखना, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, याद रखना। 1 ईयर, जिसको कि आप एक साल कहते हैं, टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर घूमने में पृथ्वी को एक साल का समय लगता है, जो कि 365 दिन और 6 घंटे का होता है। वी कंसिडर ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक साल को 365 दिन का मानते हैं, 6 घंटे को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। एड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, और अपनी सहूलत के लिए 6 घंटे को नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पर है 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर, हर साल 6 घंटे बचते हैं, आर एडिड टू मेक 1 डे, और वह एक दिन बनने के लिए 24 घंटे लगते हैं, ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। अगर एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हुए तो कितने साल में जाकर वह एक दिन बन जाएगा, 4 साल में। और यही कारण होता है कि हर चौथा साल क्या होता है, लीप ईयर होता है। क्या होता है दोस्तों, लीप ईयर। और दिस सरप्लस, और जो यह अतिरिक्त दिन होता है, इसको हम जोड़ देते हैं फरवरी महीने में। किसमें, फरवरी महीने में। आपने देखा होगा लीप ईयर में फरवरी का जो महीना होता है वह 29 दिन का होता है, न कि 28 का। सच ईयर, इसलिए इस साल में 366 दिन होते हैं और इसको हम लीप ईयर कहते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर, अब आप पता लगाओ कौन सा साल लीप ईयर होगा। क्या आपका 2020 लीप ईयर है या नहीं है, इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। आइए फ्रॉम द फिगर 3.3 से हम देखते हैं, इट इज क्लियर, यह साफ है, यह स्पष्ट है, दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर जाती है वह जाती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब दीर्घवृत्ताकार पथ पर जाती है। किसमें, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। एलिप्टिकल मतलब कि इस तरीके के, इस आकार में जाती है सूरज के चारों ओर। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, और इस पूरे कक्ष में जो पृथ्वी है वह एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है, इंक्लाइंड रहती है। ये नहीं है कि यहाँ से चली तो इधर झुक रही है और आगे आगे जाते जाते ऐसे हो जाएगी, नहीं, ये ऐसे ही झुकी रहेगी। ठीक है, अब उसका फर्क क्या पड़ते हैं, आइए देखते हैं। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड, हम लोगों को पता है जो एक साल है वह 4 मौसम में बटा हुआ है। किस किस में, समर गर्मी में, विंटर सर्दी, स्प्रिंग। स्प्रिंग बताइए क्या होता है, स्प्रिंग होता है आपका बसंत ऋतु में, और ऑटम क्या होता है, शरद ऋतु में। इन 4 ऋतुओं में पूरा साल बटा होता है। सीजन चेंज, मौसम बदलते हैं, ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ, क्यों बदलते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी की पोजीशन बदलती है सूरज के चारों ओर घूमते हुए, इसलिए मौसम बदलते हैं। आइए कैसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा बीच में सन, ठीक है, इसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। एक चीज़ नोटिस कीजिए आप,
चाहे आप ये फिगर देखिए, चाहे ये देखिए, चाहे ये देखिए, इसमें जो भी आपका एक्सिस है, या एक्सिस मान लो या इसका झुकाव मानो पृथ्वी का, यह है सेम साइड में। यहाँ भी इस तरीके से ही है, यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है, और यहाँ भी ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, जब ये इस तरह झुका हुआ है, दैट मीन्स ये घूमते हुए हम शुरू करते हैं। मान लो हम अब जून चल रहा है, अब मई चल रही है, जून आने वाला है। 21 जून, 21 जून इसको हम कहते हैं समर सोल्स्टाइस। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तर अयनांत। क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत। और 21 जून को हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। क्यों होता है वो देखते हैं। आपकी पृथ्वी ये है, ठीक है, ये सूरज है, बिल्कुल सीधी धूप इस पे पड़ती है, सीधी सूरज की किरण इस पे पड़ती है। जब वह इस पे पड़ती है, इसका मतलब ज़्यादा टाइम तक पड़ेगी। जब ज़्यादा टाइम तक इस पर पड़ेगी तो इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? अब जो ऊपर वाला हिस्सा है, मानो आप अगर इसको बांटोगे तो वो ऐसे बटेगा। ठीक है, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसमें ज़्यादा धूप पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही नीचे आएगी। जब ऐसे ही नीचे आएगी तो आगे चलते चलते इसका ज़्यादा हिस्सा ज़्यादा धूप लेगा, इसलिए समर यहाँ पर क्या होगा? समर होगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर होगा। गौर से देखना दोस्तों, अभी सिर्फ डायग्राम बता रहा हूँ, डायग्राम समझिए। अगर आप डायग्राम समझ गए तो आगे जो इसकी थ्योरी है वो समझने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, इस स्थिति में है सूरज की किरण सीधी पड़ रही है तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उस पर बराबर गर्मी बढ़ेगी तो समर सीजन वहां पे चलेगा। जब समर चलेगा, मैंने आपको कल बताया था, हमारा जो भारत की स्थिति है वह ईस्टर्न हेमिस्फीयर और यू कैन से नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर में है। मतलब कि उत्तरी पश्चिम गोलार्ध में हमारी स्थिति है। जब उत्तर में हमारी स्थिति है तो हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। और 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन कहा जाता है कि बड़ा दिन है, सबसे ज़्यादा गर्मी इस दिन पड़ती है। आइए, इसके बाद जब पृथ्वी आगे चलती है तो यह पहुंच गई यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी शुरू हो गई और विंटर में सर्दी शुरू हो गई। जब आगे आई, लगभग 3 महीने बाद मान लेते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर की तारीख में क्या हुआ? 23 सितंबर। अब यही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, अब यहाँ पर नॉर्थ पोल पर आपकी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। नॉर्थ पोल कहो चाहे आपका सदर्न हेमिस्फीयर कहो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका सदर्न हेमिस्फीयर में तो स्प्रिंग सीजन मतलब कि बसंत ऋतु हो जाएगी 23 सितंबर को, और आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शरद ऋतु हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? शरद ऋतु। इस तरीके से जब ये आगे बढ़ेगा तो सेम पोजीशन है, जो पोजीशन इसकी यहाँ पर थी अब यहाँ पर इसकी अपोजिट हो गई। पहले इसके इस हिस्से पर सूरज की किरण सीधी थी, पीछे नहीं थी। अब यहाँ पे इसके फ्रंट वाले साइड में सूरज की किरण सीधी पड़ रही है और इस साइड में नहीं पड़ रही। इसलिए अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब कि 23 दिसंबर को आपके यहाँ पे सर्दी होती है ना? 22 दिसंबर सर्दी होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर होती है, गर्मी हो जाती है। 21 मार्च को जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें स्प्रिंग मतलब कि बसंत ऋतु आ जाती है और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में शरद ऋतु आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग 4 तारीख याद रख सकते हैं, 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। ठीक है, ये था रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन्स, पृथ्वी की परिक्रमण और ऋतुएं। आइए, अब ऐसा हुआ क्यों उसको हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। लुक एट द फिगर, हमने 3.3 फिगर देखी। यू विल सी, आपने देखा होगा कि 21 जून
द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा था इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, उत्तरी गोलार्ध जो था वह झुका हुआ था सूरज की तरफ। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जो आपकी कर्क रेखा थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी, उस पर सीधी किरण पड़ रही थी सूरज की, जिसका परिणाम यह था दीज एरिया रिसीव मोर हीट, ये जो क्षेत्र थे ये बहुत ज़्यादा गर्मी रिसीव कर रहे थे। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, और जो पोल्स की तरफ एरिया थे, जो पोल्स के पास एरिया थे, वहाँ पर सूरज की किरण कम जा रही थी। क्यों? क्योंकि सूरज थोड़ा झुका हुआ था। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन, जो नॉर्थ पोल है वह सूरज की तरफ झुका हुआ था। एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल, और जो आर्कटिक सर्किल के बाद का प्लेस है, एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, वह लगातार 6 महीने के लिए क्या करता है, सूरज को फेस करता है, सूरज की किरण लगातार 6 महीने उस पर पड़ती है। सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा हिस्सा क्या करता है, सूरज की किरणों को सोखता है या उसको फील करता है। इट इज़ समर, यह गर्मी का मौसम होता है। इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, उन इक्वेटर के लिए, उन क्षेत्रों के लिए जो इक्वेटर के नॉर्थ में है। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे लंबा दिन छोटी रात इन प्लेसेस पर होती है 21 जून को, नॉर्थ में, ध्यान, नॉर्थ में। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में यह बिल्कुल उल्टी स्थिति होती है। इट इज़ विंटर सीजन ईयर, वहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, और रातें दिन से लंबी होती है। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, समर सोल्स्टाइस, समर सोल्स्टाइस, और इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत। क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर आप फिगर देख लीजिए, हो सकता है रिवाइज में कंफर्म हो जाए। ठीक है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। इसमें आपने देखा जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी, भाई एक्सिस है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ज़्यादा लाइट पड़ रही है, जब घूमते घूमते यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पोल है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उस पर ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए वहाँ से गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। इस हिस्से पर ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा, ये घूमता हुआ नीचे आएगा तो ये प्रकाश ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर गर्मी बढ़ जाएगी, इसलिए वहाँ पे समर मौसम रहेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का मौसम रहता है। ठीक है, आइए सेकंड पार्ट पर आते हैं। ऑन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वह सीधी किरणों को अपनी ओर लेता है। एज द साउथ पोल दिस टूवर्ड्स इट, क्योंकि जो दक्षिणी ध्रुव होता है, दक्षिणी अक्ष होता है, वह झुका होता है सूरज की ओर। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली, इसलिए जो सूरज का प्रकाश है वह लंबवत ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने देखा था किस डिग्री पे है, किस लैटिट्यूड पे है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। कैप्रिकॉर्न साउथ में हो गया, कैंसर नॉर्थ में। ए लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, इसलिए जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका अधिकांश हिस्सा सूरज के प्रकाश से चमकता है। देयरफॉर इट इज समर, इसलिए वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, दिन लंबे और रात छोटी हो जाती है। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होता है। इस पोजीशन को हम कहते हैं विंटर सोल्स्टाइस, दैट मीन्स दक्षिण अयनांत, दक्षिण अयनांत। डू यू नो, क्या तुम जानते हो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन, कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इंडिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, और ऑस्ट्रेलिया है
दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, याद रखना ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए जब इंडिया में गर्मी है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होगी। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 मार्च को और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। एट दिस पोजिशन, इस अवस्था में नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड, न तो कोई पोल झुका हुआ होता है सूरज की तरफ। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, इसलिए पूरी पृथ्वी पर बराबर दिन होता है और बराबर रात होती है। दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं इक्विनोक्स। क्या कहते हैं? इक्विनोक्स। इसको आप हिंदी में कहते हो विषुव। क्या कहते हो? विषुव। ऑन 23 सितंबर, 23 सितंबर को शरद ऋतु होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और बसंत ऋतु होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। याद रखना 23 सितंबर को आपके यहाँ पर होती है शरद ऋतु और ऑस्ट्रेलिया में होती है बसंत ऋतु। द अपोजिट इज द केस, लेकिन 21 मार्च को इसका उल्टा हो जाता है। 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मार्च में क्या हो जाता है शुरू? आपका बसंत शुरू हो जाती है, पतझड़ के बाद नया मौसम शुरू हो जाता है। एंड ऑटम इन सदर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु शुरू हो जाती है। दस यू फाइंड दैट, अब तुम समझ गए होंगे, देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंज इन द सीजन, कि जो ये दिन और रात होते हैं या मौसम बदलते हैं, यह बदलते हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। रोटेशन मीन्स घूर्णन और रिवोल्यूशन मीन्स परिक्रमण। किसकी? पृथ्वी की। पृथ्वी जब घूर्णन और परिक्रमण करती है, तो दिन और रात होते हैं। जब परिक्रमण करती है तो गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। ये एक एक्सरसाइज है, इसको आप नोट कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। जिसके बाद व्हाट्सएप नंबर है, वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनको पढ़िए और समझिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।